तो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। जो नोट्स है उसी नोट से हम लोग पढ़ते हुए और इसके हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज जो हैं वो लोग भी हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। तो पहला है ये टीचिंग एप्टीट्यूड, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? सो इट इज़ रियलाइज्ड ऑन ऑल हैंड्स दैट एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर बट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन ऑल स्फीयर्स। जितने भी ब्रांचेज हैं या जितने भी सोसाइटल ब्रांच जो भी हैं उन सब में एजुकेशन का काफ़ी ज़्यादा रोल है ना। एजुकेशन है तो सब कुछ है, ठीक है। तो एजुकेशन जो है वो ना सिर्फ किसी संस्कृति के यानी कल्चर के प्रिजर्वेशन और उसके ट्रांसमिशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बल्कि जितने भी अलग अलग क्षेत्र हैं जैसे सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, वोकेशनल है, इन सब में एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह ये काम करता है, ठीक है। बट एट प्रेजेंट मोमेंट, अभी के समय में, प्रिपरेशन फॉर वोकेशन इज टेकन बाय मेनी एज द फंडामेंटल एम ऑफ एजुकेशन। सो फंडामेंटल एम यानी बेसिक एम ऑफ एजुकेशन जो है वो लोगों ने क्या मान लिया है अभी के समय में, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ वोकेशन। किसी चीज़ को जानना समझना या उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, है ना। सो अर्निंग ऑफ लाइवलीहुड हैज़ बिकम कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन एजुकेशन। यानी लोगों का जो लाइवलीहुड है, जीवन जीने का जो उनका ये है या अर्निंग ऑफ लाइवलीहुड है, वो कैसे अपने जीवन को जिएंगे, है ना, उसे कैसे वो अर्न करेंगे, यानी पैसा कमाने का ही एक ज़रिया बन चुका है एजुकेशन। चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में बात किया जाए, है ना, या फिर हम लोग पढ़ भी रहे हैं तो क्या कि हमें नौकरी लग जाएगा, हम लोग किसी नौकरी धंधे में आ जाएंगे, है ना, एजुकेशन होना चाहिए। तो ये एक जो है एम आज के डेट में ये लोगों ने बना दिया है। इसलिए एजुकेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स सोशल कल्चरल एंड एथिकल प्रोसेस डिज़ाइंड इन अ सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। और इसलिए एजुकेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सोशल कल्चरल एंड एथिकल प्रोसेस हो गया है, डिज़ाइन इन अ सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। किसी भी सोशल कॉन्टेक्स्ट को डिज़ाइन करने में या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को डिज़ाइन करने में, इसलिए एजुकेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ हो चुका है। इट इज़ वेरी मच रिलेटेड विथ सोशल स्ट्रक्चर, कल्चरल इन्वायरमेंट, वैल्यूज़ एंड आइडियाज़ ऑफ पीपल, सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट। और इसी कारण से यही रीज़न है कि एजुकेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सोशल कल्चरल और एथिकल प्रोसेस जो है वो सोशल या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में उसको देखा जाता है या डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। दीज बीइंग डायनामिक फैक्टर्स because of which the definition of teaching has been changing along with time, place and society। क्योंकि एजुकेशन एक डायनामिक फैक्टर है, ठीक है, दिस बीइंग डायनामिक फैक्टर, इसीलिए डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, जो पढ़ाने का जो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, आप टीचिंग किसे कहते हैं ना, पढ़ाने का अर्थ क्या, तो इसका जो है समय पर, जगह पर या सोसाइटी जैसा है उसके अकॉर्डिंगली इसका डेफिनेशन भी चेंज होता है। लेकिन अगर ब्रीफ में हम लोग बात करें, सो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ टीचिंग शुड, एक प्रॉपर डेफिनेशन जो टीचिंग का है उसे कंटेन करना चाहिए या उस डेफिनेशन में आना चाहिए। टीचिंग के डेफिनेशन में क्या, तो सबसे पहला आइडेंटिफाई वेदर टीचिंग इज़ अ प्रोसेस और प्रोडक्ट। सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आप जो टीचिंग है वो प्रोसेस है या वो प्रोडक्ट है ना। प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ कि रॉ मटेरियल से हम लोग यूज़ करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं,
तो उसी तरह से कोई टीचर जब किसी को पढ़ा रहे हैं तो अपने नॉलेज को वो शेयर कर रहे हैं, है ना। और जब वो भी कभी स्टूडेंट थे तो उनके टीचर भी उनको पढ़ा रहे थे तो वो अपना नॉलेज उनको शेयर कर रहे थे। तो आपने प्रोडक्ट बनाया, अपने नॉलेज दे करके आपने एक प्रोडक्ट बनाया, या ये एक प्रोसेस है ना, एक प्रोसेस है। जिससे कहते हैं ना कि ये ऋषि मुनियों की परंपरा का है। परंपरा का अर्थात क्या, कि पहले वो जानते थे, ठीक है, वहाँ से नॉलेज यहाँ आया, यहाँ से नॉलेज इस जनरेशन को गया, इस जनरेशन से नॉलेज इस जनरेशन को गया, और फिर जो है ये अभी करंट जनरेशन को ये नॉलेज है। तो ये एक प्रोसेस है, एक जगह से दूसरे जगह आदान प्रदान किया जा रहा है ना। तो पहले तो ये डिसाइड कर लेना कि ये टीचिंग जो है इसको आप एक प्रोसेस मानते हैं या एक प्रोडक्ट मानते हैं। दूसरा, क्लियरली इंडिकेट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर। कोई भी इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर है उसको आप इंडिकेट करिए, इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। थर्ड है रिवील ऑब्जेक्टिव। भाई टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है ना, टीचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव। जैसे यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव है एग्ज़ाम को पास करना, हमारा ऑब्जेक्टिव है इन चीज़ों को समझना, अपने जीवन में लाना, है ना। तो कई सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, राइट। जैसे नेट का एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, पेपर 1 में इन चीज़ों को पूछा जाता है, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि टीचिंग बहुत अच्छा लगता है तो टीचिंग के बारे में ये तो जाने कि क्या क्या कहा जाता है। और आज इतना कुछ सब दुनिया बदल चुका है, तो टीचिंग को लोग किस रूप में देख रहे हैं ये जानने के लिए तो पढ़ें कि आखिर टीचिंग को लोग क्या मानते हैं, क्या समझते हैं। तो वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है ना। सो अपन ऑब्जेक्टिव रिवील करें, बताएं। और लास्टली क्या है, से समथिंग अबाउट इट्स ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। टीचिंग का क्या ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट है या इसका क्या स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है ना, उसके बारे में बताना। तो जो टीचिंग का डेफिनेशन बनेगा उसमें ये चारों चीज़ें जो हैं इंक्लूड होंगी। और इस तरह से कई सारे जो ऑथर्स रहे या कई सारे जो नॉलेजेबल पर्सन रहे, उन लोगों ने टीचिंग का डेफिनेशन दिया है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो पहला डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू मॉरिसन ने क्या कहा है कि टीचिंग इज़ अ डिसिप्लिन्ड सोशल प्रोसेस। दिस इज़ नॉट एन अनडिसिप्लिन्ड, है ना। जब टीचिंग है तो डिसिप्लिन होना चाहिए, बिना डिसिप्लिन के आप नॉलेज या बिना डिसिप्लिन के ना तो आप पढ़ सकते हैं और ना तो आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये डिसिप्लिन्ड सोशल प्रोसेस है इन विच, जिसमें टीचर इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ द लेस एक्सपीरियंस्ड पीपल। क्योंकि आप टीचर है, आप पढ़ा रहे हैं, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि जो भी आपसे पढ़ रहे हैं उनका एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से कम है ना। आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप क्लास 10th को, 11th को, 12th को पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। आपने PhD कर रखा है तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ठीक है। तो इन विच टीचर इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ, किसी का बिहेवियर इन्फ्लुएंस करते हैं, बढ़ाते हैं, किसका, ऑफ लेस एक्सपीरियंस्ड पीपल एंड हेल्प्स हिम डेवलप अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड आइडियाज ऑफ द सोसाइटी। और उनको कैसे हेल्प करते हैं, डेवलप अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड आइडियाज ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का क्या नीड है, सोसाइटी का क्या आइडिया है, उसके अकॉर्डिंगली वो उसको डेवलप करते हैं। इसलिए आप अगर जाते हो किसी मैथ्स टीचर के पास और आप उससे कहते हो कि सर आप हमें बायोलॉजी सिखा दो, ठीक है, तो फिर आप सही जगह पर नहीं गए। मैथ्स टीचर के पास आप मैथ्स का एजुकेशन लोगे। आपको इंजीनियरिंग करना है तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लोगे, ना कि लॉ कॉलेज में दाखिला ले लोगे, ठीक है। तो आप जहाँ भी दाखिला लेते हैं, यानी जहाँ भी एडमिशन आप लेते हैं या जिस भी सब्जेक्ट के टीचर से आप पढ़ रहे होते हैं, इसका मतलब ये है कि उनके पास उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज ज़्यादा है और वो आपको सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंगली, है ना, या सोसाइटी का जो आइडिया अभी चल रहा है रिसेंट, उसके अकॉर्डिंगली वो आप उसमें ढाल देते हैं। दस टीचिंग इज रिड्यूस टू व्हाट द टीचर टीचेज। तो मॉरिसन के अकॉर्डिंगली क्या है, टीचिंग इज व्हाट इज टीचिंग। सो टीचिंग इज व्हाट द टीचर टीचेज। टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं वही टीचिंग है।
नेक्स्ट स्मिथ ने स्टेट किया है क्या, इन्होंने भी एक डेफिनेशन दिया है, स्टेट दैट टीचिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज एम्ड टू हेल्प द लर्नर लर्न समथिंग। लर्नर जो है वो कुछ लर्न करे, सीखने वाला कुछ सीखे, ठीक है, यही एम है टीचिंग का। टीचिंग मे बी कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर। टीचिंग मे बी कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर। टीचर के एब्सेंस में भी ये कैरी किया जा सकता है। स्मिथ फर्दर इलैबोरेटेड द डेफिनेशन। क्या उन्होंने कहा, ही कंसिडर्ड टीचिंग एज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीचिंग एज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, है ना, ये त्रिमित्रिक, क्या कहते हैं ये, ट्राइपोलर प्रोसेस, है ना, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, एजेंट और सोर्स प्रोवाइडिंग लर्निंग विच मे बी ह्यूमन और मटेरियल। एक ऐसा सोर्स जो ह्यूमन भी हो सकता है, जो मटेरियल भी हो सकता है, जो आपको प्रोवाइड करे, लर्निंग प्रोवाइड करे। जैसे एज ए ह्यूमन आप किसी टीचर के पास जा रहे हैं, यहाँ पर आप सीख रहे हैं, तो यहाँ पर एजेंट या सोर्स अपन हो गया, या आपने कोई ऐसा रोबोट ले लिया, या आपने कोई ऐसा मशीन ले लिया जिसमें से वो एजुकेशनल ऑडियोज़ आ रहे हैं या कुछ एजुकेशनल वीडियोज़ जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, मटेरियल हो गया। तो एक तो हो गया एजेंट। दूसरा क्या है, अ गोल और टारगेट टू बी अचीव। दूसरा गोल होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, है ना, तो एक गोल या एक टारगेट जो है वो होना चाहिए। तीसरा चीज़ क्या है, द इंटरवेनिंग वेरिएबल्स कंसिस्टिंग ऑफ लर्निंग और टीचिंग सिचुएशन इन्वॉल्विंग ह्यूमन और फिजिकल कंडीशन एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड्स। तो कोई भी एज सच इंटरवेनिंग वेरिएबल्स भी होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बस बोलते जा रहे हैं, जैसे होता नहीं है ऑडियो विजुअल टाइप में, स्मार्ट क्लास टाइप में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं ग्राफ के द्वारा, पिक्टोरियल, तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें इन्वॉल्व होती हैं। इसलिए लिखा है द इंटरवेनिंग वेरिएबल कंसिस्टिंग ऑफ लर्निंग और टीचिंग सिचुएशन इन्वॉल्विंग ह्यूमन, और या तो इसमें ह्यूमन भी इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर फिजिकल कंडीशन एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो तीन चीज़ें हैं स्मिथ के द्वारा कि जो टीचिंग है वो एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। ट्राइपोलर प्रोसेस में तीन चीज़ें कौन सी आती हैं, सबसे पहला एजेंट है, जो सोर्स जो आपको टीचिंग प्रोवाइड कर रहा है, ह्यूमन भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है। दूसरा जो है वो आपका गोल होना चाहिए कि आप क्यों टीचिंग कर रहे हैं, है ना, क्या आप अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, जाना है दिल्ली और आपको नॉलेज दिया जा रहा है कि केरला का रास्ता ऐसा है और तमिलनाडु का रास्ता ऐसा है, तो आप दिल्ली नहीं पहुंचोगे। आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली का ही रास्ता आपको दिखाना होगा, है ना, डिफरेंट माइलस्टोन्स आपको बताने होंगे कि जब आप दिल्ली जाओगे तो कुछ रास्ते में आपको ऐसा दिखेगा, ये चीज़ें आएंगी, तो आप समझ जाना यहाँ आ गए, अभी दिल्ली इतनी दूर है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। तो आपका गोल होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए। तीसरा, जो भी इंटरवेनिंग वेरिएबल्स है ना, ऑडियो विजुअल क्लिपिंग वगैरह है, या कुछ ग्राफ्स वगैरह है, या कुछ भी एज सच इंस्ट्रक्शनल मेथड्स वगैरह है, वो चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं टीचिंग। ठीक है, तीसरा जो है वो गेज का डेफिनेशन है। इन्होंने क्या कहा, गेज डिफाइन टीचिंग एज पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द टॉट कॉजिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ये एक पर्सनल रिलेशनशिप है इसके बीच में, बिटवीन द टीचर। ठीक है, ये क्या है, पर्सनल रिलेशनशिप है किसके बीच में, टीचर के बीच में, एंड द टॉट कॉजिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन। टॉट कॉजिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि पढ़ाने का जो पढ़ाने के पीछे का जो बिहेवियर है, मतलब क्या आप सोच के पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो टीचर अगर कुछ गलत इंटेंशन से पढ़ाए दैट इज़ डिफरेंट, बट अगर उसका इंटेंशन सही है तो एक अच्छे डायरेक्शन पर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए टीचिंग यानी पढ़ाना, तो पढ़ाना क्या है, डिपेंड करता है कि टीचर का कैसा टॉट कॉजिंग बिहेवियर है, उस बिहेवियर का जो भी मॉडिफिकेशन है या नहीं, तो उस पर वो जो है डिफाइन करता है अपना क्या, टीचिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो ये कि एमिडन है ना, इन्होंने भी डिफाइन किया है, कंसिडर टीचिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द टीचर एंड द टॉट एज अ कोऑपरेटिव एंटरप्राइज, अ टू वे ट्रैफिक।
दिस इज अ टू वे ट्रैफिक, है ना। मतलब यहाँ पर एक टीचर है ना, दिस इज टीचर, और ये जो है वो क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड द टॉट। और मान लेते हैं कि ये जिसे पढ़ाया जा रहा है दिस इज स्टूडेंट। तो सिर्फ टीचर ही बोलते रहे, वन वे कम्युनिकेशन होता रहे, तो ये टीचिंग कंप्लीट नहीं हुआ, है ना। फिर स्टूडेंट भी क्वेश्चन अराइज करेगा, ठीक है। टीचर के द्वारा बताना, स्टूडेंट के द्वारा पूछना, तो ये टू वे कम्युनिकेशन है। जब टू वे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा तब जाके टीचिंग कंप्लीट होता है। इसलिए जो अच्छे टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट से कहते हैं क्वेश्चन पूछो पूछो, है ना, बोलो, कुछ क्वेश्चन पूछो, है ना, ताकि वन वे कम्युनिकेशन ना हो, टू वे कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो, ठीक है। नाउ दिस डेफिनेशन कंसिडर टीचिंग एज अ सेट ऑफ प्रॉपरली प्लान्ड। इस कारण से क्या है कि ये एक प्रॉपरली प्लान्ड एंड क्लियरली डिफाइंड एक्टिविटीज अंडरटेकन फॉर द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए बिल्कुल ही प्लान्ड वे में डिज़ाइन किया गया एक प्रोसेस है, और वही क्या है, टीचिंग है ना। तो ऐसे ही आए और बोल के चले गए वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने, टीचर ने सोचा है कि नहीं, हम जो है यहाँ पर क्लास जब लेंगे तो बच्चों को इस लेवल पर लेकर के जाएंगे, तो वो कुछ क्वेश्चन भी अराइज करते हैं और वो चाहते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो स्टूडेंट, और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं अगर समझ में नहीं आया है तो स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन अराइज करे ताकि टीचर उसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह के प्लान्ड वे में और क्लियरली डिफाइंड जो एक्टिविटीज़ है ना, जो एक पर्टिकुलर अचीवमेंट को, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को, है ना, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, टीचिंग कहलाता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू एमीडन। नेक्स्ट इज क्लार्क, इन्होंने भी डेफिनेशन दिया टीचिंग का। तो क्लार्क ब्रॉडेंड द स्कोप ऑफ टीचिंग, इन्होंने और ज़्यादा टीचिंग के स्कोप को ब्रॉड बनाया, क्या, एंड इंक्लूडेड ऑल दोज ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी दैट मे रिजल्ट इन मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। यानी सीखने वाले के बिहेवियर को जो मॉडिफाई करते, है ना। जैसे मान लो कि एक बच्चा था, बताता हूँ आपको, तो मैं जब क्लास 3-4 में था तो उस समय कुछ क्लास के जो स्टूडेंट थे ना वो कंचा खेला करते थे, ठीक है। वो छोटी छोटी गोलियां होती है ना, तो कंचा बोलते हैं उसको, है ना, गोलियां भी बोलते हैं, तो वो खेला करते थे। तो हमारे टीचर को लगता था कि ये कंचा खेलने में समय बर्बाद कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि उस बच्चे को बैठा करके चीज़ों को बताते थे, समझाते थे, कभी थोड़ा डांटते भी थे, है ना, उस समय तो काफ़ी डांटा भी जाता था। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो उस लर्नर का, यानी उस स्टूडेंट का जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। मान लो कि अगर किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट ला दिया जाए, है ना, तो फिर उसे डंडे मार के बैठाने की आवश्यकता नहीं, आपको जस्ट क्या करना है टीचर को कि उस पढ़ाई से इंटरेस्ट जगा देना है, ठीक है। अब आप कैसे जगाओगे वो टीचर टू टीचर डिपेंड करता है ना। तो टीचर अपने एक्सपीरियंस से उसको जगा सकते हैं, कई चीज़ों को बता करके कि यहाँ ये है, ये देखो यहाँ पर इसका ये यूज़ पर लगता है ना, तो यहाँ आप इतना आगे जा सकते हो, ठीक है। तो जो भी उस विषय पर, उस सब्जेक्ट पर अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट जगा देते हैं तो फिर डंडे मार करके बैठाने की आवश्यकता नहीं होती स्टूडेंट को। एक बार अगर इंटरेस्ट आ जाएगा तो वो खुद ब खुद रात के 2 बजे भी उठ करके पढ़ने बैठ सकता है, या उस चीज़ को सीखने के लिए वो लग सकता है। तो जब तक अंदर से प्रेरणा ना आए या अंदर से आपकी इच्छा ना आए कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे लगना है ना, या मैं पढ़ूँ तो क्यों पढ़ूँ। कई बच्चों को ऐसा होता है ना कि मैं पढ़ूँ तो क्यों पढ़ूँ, क्या मिल जाएगा पढ़ कर, ठीक है। तो जब तक उसे एक ब्रॉड रास्ता ना दिखाया जाए कि भाई पढ़ना क्यों है ना, तब तक ये चीज़ कंप्लीट नहीं होती। तो यही चीज़ यहाँ पर है लिखा हुआ कि ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज दैट में, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, दैट में रिजल्ट इन मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। अब लर्नर के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए कोई भी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो वो क्या कहला रहा है, टीचिंग कहला रहा है। तो आपने टीचिंग को
डेफिनेशन तो दिया, लेकिन टीचिंग को आपने सीमित नहीं कर दिया, है ना। अब टीचर को अगर ज़रूरत पड़े, है ना, जैसे एक स्टोरी मैंने सुना था स्वामी विवेकानंद का। तो स्वामी विवेकानंद को बहुत ही इच्छा थी कि मुझे ईश्वर को देखना है, मुझे ईश्वर को देखना है ना। उनको काफ़ी उत्कंठा थी इस बात की। तो वो अपने गुरु जी के पास, यानी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास जब वो गए, उन्होंने कहा कि गुरु जी मुझे तो काफ़ी समय हो गया है ना, मुझे काफ़ी समय हो गया आपके पास, और अभी तक मुझे ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, तो आप मुझे दर्शन कराइए। मैं तो इसीलिए आपके पास आया हूँ, आपने कहा था कि मुझे ईश्वर का दर्शन करना है। ये स्टोरी मैंने एक जगह पर सुना है ना। मैं उस समय अपने स्कूल में था और रामकृष्ण मिशन में एक कुछ कंपटीशन था, उससे रिलेटेड में मेरा जाना हुआ था, तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ सुना। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने का मन में सोचा कि लगता है स्वामी विवेकानंद का उस समय नाम नरेंद्र था, तो उन्होंने सोचा कि नरेंद्र ऐसे नहीं समझेगा, इसको कुछ डेमो देना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो, सीमित नहीं है टीचर का। अगर बच्चे का या स्टूडेंट का या विद्यार्थी का बिहेवियर बदलने के लिए अगर उनको कुछ एक्टिविटी करना है, तो वो सीमित नहीं है, उनको आपने सीमित नहीं किया डेफिनेशन में। ठीक है। तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि नरेंद्र ऐसा करते हैं कि कल हम लोग नदी में नहाने जाएंगे ना, वहाँ मैं तुम्हें एकदम ईश्वर का दर्शन करा दूंगा। तो स्वामी विवेकानंद जो थे, नरेंद्र जो थे, वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि वाह वाह गुरुजी, कल मुझे एकदम लगता है मुझे दर्शन करा ही देंगे। तो नहाने को जब वो गए अगले दिन, तो उन्होंने कहा कि मेरे पे भरोसा है बेटा? तो बोले कि हाँ गुरुजी बिल्कुल भरोसा है। तो उन्होंने उनके माथे को पकड़ के पानी में डुबो दिया, है ना, और बहुत ज़ोर से दबाए रखा। ठीक है। फिर बाहर निकाला तो सांस खुल गई थी स्वामी विवेकानंद जी की। उसके बाद जो है वो स्वामी विवेकानंद को हुआ कि अरे यार, मैंने तो इनको कहा था कि भाई मुझे ईश्वर के दर्शन कराने हैं, मतलब क्या सोच के बैठे, आज ज़िंदगी निकलने वाली है मेरी क्या है। तो उन्होंने पूछा कि बेटा कुछ क्या लगा? तो हुआ कि अंदर बहुत ही पानी में व्याकुलता आ रही थी, मुझे सांस फूल रहा था मेरा। फिर पकड़ के डुबो दिया पानी में उन्होंने, फिर डुबो दिया। अब फिर वो छटपटाए, है ना, बाहर निकलना चाहे थे, लेकिन वो दबा के रखे थे ऐसा, पर वो निकल नहीं पाए। फिर उन्होंने वो हटाया हाथ, वो बाहर निकले। उन्होंने कहा कि अभी कैसा लगा? तो उन्होंने कहा कि एकदम मुझे ऐसा लगा कि मेरी प्राण निकल जाएंगे, है ना, मैं बहुत छटपटा करके ये छटपटा रहा था। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने तुरंत क्या किया, फिर से माथे पकड़ के ऐसे पानी में डुबुक कर दिया, है ना, और दबाए रखा। पूरा वो छटपटाए छटपटाए छटपटाए, हाथ फैला करके एकदम पूरा ऐसे हुए। तो उन्होंने कहा कि अब क्या लग रहा है? अब तीसरी बार जब मैंने तुम्हें इतनी देर तक अंदर पानी में दबाए रखा, तब तुम्हें क्या कैसा लगा? तो कहा कि मुझे तब तुम्हें खाने पीने की, घूमने फिरने की या ईश्वर को भी पाने की इच्छा हुई क्या? क्योंकि यहाँ तो ईश्वर पाने के लिए तुम आए थे, तो ईश्वर पाने की इच्छा हुई क्या? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे तो ईश्वर क्या है ये भी ध्यान नहीं रहा, मुझे बस ये हुआ कि मैं कैसे यहाँ से बाहर निकलूँ, मेरी तो जान निकल रही थी, है ना। तो कहा बस यही तड़प चाहिए, है ना, जब दुनिया में कुछ भी नज़र ना आए, बस लगे कि मुझे वही चाहिए जो जिसके लिए मैं आगे बढ़ा हूँ, जिसकी इच्छा मेरे दिल में वही मुझे चाहिए, तब वो स्वयं आके मिलता है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं टीचर हूँ तो मैं इसको सिर्फ किताबों में पढ़ाऊँगा, है ना। बाकी ऐसा आप नहीं करना, ये वो तो सर्वज्ञ टाइप में उन्होंने आत्म साक्षात्कार किए हुए वो गुरुजी रहे, है ना, स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी। तो उनके लिए वो चलता है, उनको पता था कि वो क्या कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे। पर आप किसी दोस्त के साथ ऐसा नहीं करना, है ना, पानी में डुबो करके ये इस तरह का काम नहीं करना, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को एक किताबों में सीमित नहीं रखा, उन्होंने प्रैक्टिकली कहा कि कैसा फीलिंग लग रहा है कि मेरे को दुनिया सब भूल गए भाई, कौन दोस्त है कौन क्या है, इवन भगवान को भी पाने की इच्छा नहीं रही। निकले थे भगवान पाने, लेकिन भगवान पाने की भी इच्छा नहीं रही। अब इच्छा क्या रहेगी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पानी से निकलना है, मेरी जान निकल रही है। दिमाग एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर था। समझना, ये जो प्रसंग है ये बहुत फायदेमंद प्रसंग है ना, हर किसी के लिए।
हम लोग सोच रहे हैं क्या, एक पर्टिकुलर चीज़ हमें करना है ना, लेकिन थोड़ा वो भी सोच रहे हैं, थोड़ा वो भी सोच रहे हैं, थोड़ा उस फील्ड में भी सोच रहे हैं, थोड़ा लड़की आप किसी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, या लड़की है तो किसी बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है ना। तो दिमाग 10 डायरेक्शन में घुमा के रखे हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ में जब एकाग्र हो करके उस चीज़ पर जब लग जाते हैं, है ना, तब जा कर के वो अचीवमेंट होता ही होता है। तो इसके पीछे का ये था। तो वही स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्य नरेंद्र जी को समझाने की कोशिश की थी कि एकाग्रचित होकर के अगर तुम उस पर लग जाओगे तो जो भी अप्राप्ति भी अगर है, ऐसा लगता हो दुनिया को कि ये प्राप्त नहीं हो सकता है, इतना कठिन है, इतना मुश्किल है, बावजूद उसके आप अगर सतत अभ्यास से और एकाग्रता से सिर्फ उस चीज को पाने के लिए लग जाओगे, दिमाग खपा दोगे, तो वो चीज़ आपको जरूर मिलेगा। तो इसके पीछे का मोटो ये था। तो देखो कितना अच्छा चीज़ यहाँ भी है मेंशन किया हुआ, ठीक है। तो इस प्रोसेस में तो हमारे देश के जितने भी संत महात्मा हैं वो तो लगे ही रहते हैं, है ना, वो तो अपने शिष्यों को यही सिखलाते हैं। वशिष्ठ जी ने भी राम जी को यही सिखाया था, पर डेफिनेशन लिख दिया है क्लार्क, है ना। तो चलो कम से कम किसी ने कुछ तो लिखा, इसको किसी सीमित दायरे में तो नहीं डाल दिया ना टीचिंग को, है ना। इसको डेफिनेशन तो जरूर दिया, पर फिर भी डेफिनेशन को सीमित नहीं किया, इसको पूरा ब्रॉड कर दिया। क्या बड़ा अच्छा है, फिर से देखो, क्लार्क ब्रॉडेंड द स्कोप ऑफ टीचिंग। इन्होंने स्कोप ऑफ टीचिंग को पूरा ब्रॉड कर दिया, इसको सीमित नहीं रखा कि किताबों तक ही सीमित कर दो, एक क्लासरूम में सीमित कर दो, एक ब्लैक बोर्ड में, वाइट बोर्ड में या इंटरनेट में सीमित कर दो। नहीं, आप कोई भी स्टूडेंट, मैं पढ़ा रहा हूँ बट स्टिल आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप टीचिंग में किसी को पढ़ा रहे हो तो आप टीचर हो गए और आप स्टूडेंट नहीं रहे। आप हर एक पल, हर एक क्षण सीखने के लिए होता है, और जिसके दिल में सीखने की उत्कंठा होती है वही विद्यार्थी होता है, वही स्टूडेंट होता है ना। रावण को जब मारा श्री रामचंद्र जी ने, तो कहाँ तो श्री रामचंद्र जी इतने प्रतापी, यशस्वी और इतने अच्छे राजा, रावण को मार दिया उन्होंने, है ना। लेकिन भी अपने भाई, छोटे भाई लक्ष्मण को भेजा कि जाओ सीख करके आओ, एक बहुत बड़ा ज्ञानी इस दुनिया से जा रहा है, जाओ सीख करके आओ, है ना। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए अपने अंदर के स्टूडेंट को कभी भी मरने नहीं देना चाहिए, हमेशा उसे युवा बनाए रखना चाहिए। अंदर का जो स्टूडेंट है ना, उसे हर टीचर को भी युवा बनाए रखना चाहिए, ठीक है। तो क्या है इसमें कि क्लार्क ब्रॉडेंड द स्कोप ऑफ टीचिंग, टीचिंग के स्कोप को काफ़ी ब्रॉड किया इन्होंने, एंड इंक्लूडेड ऑल दोज ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने भी ऐसे ही मन में सोचा और जाके मुंडी डुबो दिया, ऐसा नहीं था। वो भी जान रहे थे क्या क्या हो सकता है, ऑल द डिफरेंट कंसिक्वेंसेस वो जान रहे थे, सोच रहे थे या सोचे होंगे, और तब उन्होंने ये चीज़ किया, क्योंकि एक बड़ा टारगेट था उनका, है ना। और जो स्टूडेंट थे उनका भी टारगेट बहुत बड़ा था, ठीक है। तो इंक्लूडेड ऑल दोज ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज दैट मे रिजल्ट इन मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। लर्नर के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है वो सारा कुछ इंक्लूडेड है, किसमें, टीचिंग के प्रोसेस में। लो, अब टीचिंग को आपने किसी डब्बे में बंद करके नहीं रखा, अब ये बड़े आकाश की तरह ये भी वृहद होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ डेफिनेशंस जो लोगों ने दिए। अब आते हैं नेचर ऑफ टीचिंग। नेचर ऑफ टीचिंग क्या है, या नेचर ऑफ टीचिंग क्या होता है ना। So in its broadest sense, teaching is a process that facilitates learning. Teaching एक ऐसा प्रोसेस है जो फैसिलिटेट करता है लर्निंग। लर्निंग मतलब कुछ सीखना, कुछ भी सीखना। ये नहीं कि सिर्फ मान के चलो एक पर्टिकुलर चीज़, कुछ भी सीखना, ठीक है, कुछ भी सीखना। टीचिंग इज द स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, एंड एट्रीब्यूट्स
डिजाइंड टू प्रोवाइड यूनिक सर्विस टू मीट द एजुकेशनल नीड ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इंडिविजुअल के नीड को भी पूरा करना है और सोसाइटी के नीड को भी पूरा करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सोसाइटी इंडिविजुअल का नीड है। इंडिविजुअल मान लो कि कोई लादेन के ग्रुप का है, ठीक है कोई लादेन के ग्रुप का है सपोज मानो। अब उसको हो कि भाई मुझे प्लेन को हाईजैक कैसे करना है वो सीखना है, बट दैट इज़ नॉट द नीड ऑफ सोसाइटी, दैट इज़ नॉट द नीड ऑफ सोसाइटी। करप्शन फैलाना है, दैट इज़ नॉट द नीड ऑफ सोसाइटी। एक इंडिविजुअल ऐसा सोच सकता है कि चोरी कैसे करना है हम जरा सीखते हैं ना, है ना, रॉबरी करेंगे, लेकिन वो सोसाइटी का नीड नहीं है। तो एजुकेशनल नीड तो फुलफिल करना है, पर किसका करना है, ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑफ सोसाइटी। देखो यहाँ पर एंड लिखा है, और नहीं लिखा है ना, और नहीं लिखा है, ये एंड लिखा हुआ है ना। यानी इंडिविजुअल का भी और सोसाइटी के भी नीड को देखते हुए आप एजुकेशनल नीड को फुलफिल करते हैं। जब ये चीज़ें सब कुछ मिलती हैं, है ना, विथ नॉलेज, विथ स्किल एंड विथ ऑल द एट्रीब्यूट्स जो डिज़ाइन किया जाए इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए, वो टीचिंग कहलाता है, वो टीचिंग कहलाता है। मान लो आप टीचर तो बन गए, लेकिन एक टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को चोरी करना सिखा रहा है, तो क्या आप उसको टीचिंग कहोगे? आप कहोगे कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा है, चोरी करना सिखा रहे हो, कभी बोलोगे? आप नहीं बोलोगे। ठीक है, तो इसलिए इंडिविजुअल के साथ साथ आपका सोसाइटी का भी नीड फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तभी जा करके एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, है ना। The choice of learning activities whereby the goal of education are realized in the educational institute is the responsibility of the teaching profession। जो भी टीचिंग प्रोफेशन है ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, क्या कि किस तरह के लर्निंग एक्टिविटीज़ को वो लाते हैं या वो करते हैं, ठीक है, किस इंस्टीट्यूट में। इसके अलावा इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विथ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ तो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अलावा क्या है, टू मीट करिकुलम आउटकम्स टीचिंग एम्फेसाइज, मतलब जो भी करिकुलम में मेंशन है ना, जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करना ही मात्र टीचिंग में नहीं आता है। इसके अलावा भी क्या है, टीचिंग एम्फेसाइजेज द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज। देखो कितना अच्छा चीज़ लिखा है ना, कि टीचिंग एम्फेसाइजेज द डेवलपमेंट ऑफ द वैल्यूज एंड गाइड्स स्टूडेंट इन देयर सोशल रिलेशनशिप। मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाया तोता बना दिया, रट्टू मल कर दिया, चैप्टर पढ़ा के ख़त्म कर दिया, वो चीज़ नहीं है। आपको समाज से भी जोड़ने के लिए, है ना, टीचिंग एम्फेसाइजेज, ये एम्पावर करता है ना, या बल देता है किसमें, द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज एंड गाइड्स स्टूडेंट इन देयर सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, स्टूडेंट का सोशल रिलेशनशिप में कितना वैल्यू है, उसमें वो कैसे डेवलपमेंट कर सकता है, एक सोसाइटी को डेवलप करने के लिए उसके अंदर जो गुण है उस गुण को उभारा कैसे जा सकता है, और उसके लिए स्टूडेंट को गाइड करना, ये टीचिंग का पर्पस है। ठीक है, टीचर्स एम्प्लॉय प्रैक्टिसेस दैट डेवलप पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट इन स्टूडेंट में निगेटिव थॉट नहीं लाने का भाई, स्टूडेंट में निगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं भरना है, स्टूडेंट में पॉजिटिविटी भरनी है ना। तो टीचर एम्प्लॉय प्रैक्टिसेस, टीचर का काम क्या है कि स्टूडेंट कैसे अपने अंदर पॉजिटिविटी लाए, उसके लिए उसको अपलिफ्ट करता रहे। ऑल्दो द वर्क ऑफ टीचर्स टिपिकली टेक प्लेस इन अ क्लासरूम सेटिंग। भाई टीचर हैं, ऑब्वियसली आप ट्यूशन पढ़ रहे हो तो क्लासरूम में आओगे, आप टीचर हो तो आप स्कूल जा रहे हो तो एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ा रहे हो, राइट। तो द वर्क ऑफ टीचर टिपिकली टेक प्लेस इन अ क्लासरूम सेटिंग। द डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज अ सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन टीचिंग, है ना। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन जो होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन टीचिंग। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, देखो इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है ना। डायरेक्ट इंटरेक्शन होना स्टूडेंट और टीचर का, नहीं तो पता चले टीचर जो है वो बोर्ड में लिख के चला गया है और बाद में स्टूडेंट आकर के देखा कि अच्छा मास्टर साहब ने बोर्ड में ये लिखा है, तो आज का क्लास चलो हो गया, मास्टर साहब ने यही पढ़ाया। क्या पढ़ाया भाई?
अगर उसमें टीचर से कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, जैसे ये वीडियो है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, अकेले ही बैठ के बना रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, पर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया और आप क्वेश्चन ना पूछो, ठीक है, तो मुझे तो ऐसा ही लगेगा कि लगता है या तो आप सब कुछ समझ गए या तो आपने समझा ही नहीं, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन पूछना, डायरेक्ट इंटरेक्ट होना, ये बहुत ही ज़रूरी है। दिस इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। इफ़ वी कंसिडर इट्स नेचर, टीचिंग का अगर नेचर हम लोग कंसिडर करें तो टीचिंग क्या है? दिस इज़ अ डायनामिक, सोशल एंड ह्यूमेन। टीचिंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई सोशल एंड ह्यूमन फैक्टर विच आर डायनामिक इन देमसेल्फ। देखो, टीचिंग जो है सोशल और ह्यूमन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है ना। सोसाइटी कैसा है, सोसाइटी क्या डिमांड कर रही है ना, सोसाइटी किस नज़र से देख रही है, सोसाइटी में कौन लोग रह रहे हैं, उनका सोसाइटी कैसा है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग जब जहाँ रह रहे हैं तो सोसाइटी भी वैसा ही हो जाता है ना। तो सोशल फैक्टर भी है और अपना ह्यूमन का भी फैक्टर है, ठीक है। तो और ये दोनों फैक्टर हमेशा क्या होता है, चेंज हो जाता है समय के अनुसार से, जगह के अनुसार से, ठीक है। तो इसलिए ये डायनेमिक है क्या, टीचिंग। बोथ आर्ट एंड साइंस, आर्ट भी है टीचिंग और एक साइंस भी है टीचिंग, है ना। टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। इट कॉल्स फॉर एक्सरसाइज ऑफ टैलेंट एंड क्रिएटिविटी, मेकिंग इट एन आर्ट एंड इन्वॉल्विंग repertoire of techniques, procedures and skills which can be studied systematically, described and improved, making it science। जो भी आपके अंदर वो टैलेंट है, जो क्रिएटिविटी है, आप उसको अगर यूज़ कर देते हो, लगा देते हो, है ना, उसके कारण अगर स्किल डेवलप हो रहा होता है, या जो भी आपके स्किल हैं उसको आप अगर उसमें टीचिंग में इन्वॉल्व कर देते हो, तो आप सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी चीज़ को पढ़ोगे, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, उसके बारे में काफ़ी इलेबोरेटेड वे में आप उसको पढ़ोगे, ठीक है, और फिर उसी चीज़ को वो साइंस की तरफ ले जाए। साइंस का मतलब क्या हुआ? साइंस मतलब वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो वाला साइंस नहीं हुआ। साइंस का मतलब हुआ विज्ञान। विज्ञान का अर्थ यहाँ, विज्ञान का अर्थ ये कि क्यों, काहे, कैसे, ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा कैसे हुआ, फिर क्वेश्चन अराइज होना, क्वेश्चन का अराइज होना, उसका आंसर देना, ठीक है, ये हुआ साइंस। सो टीचिंग जो है आर्ट भी है और टीचिंग जो है वो साइंस भी है ना। नेक्स्ट इज डाइवर्स इन एप्लीकेशन। टीचिंग का एप्लीकेशन बहुत है, ठीक है, इट हैज़ अ डाइवर्स एप्लीकेशन। इन एप्लीकेशन टीचिंग इज ऑफ डाइवर्स नेचर। इट मे हैव वेरियस फॉर्म्स एज फॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से, डायरेक्शनल तरीके से, इंस्ट्रक्शनल हो सकता है, फॉर्मेशनल हो सकता है, ट्रेनिंग दे करके हो सकता है, कंडीशनिंग हो सकता है, इंडॉक्ट्रिनेशन हो सकता है, टॉकिंग हो सकता है, बातचीत करते करते आप किसी को पढ़ा सकते हो, आप किसी को नॉलेज दे सकते हो। होता नहीं है, दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, भाई उसने बातों बातों में कुछ ऐसी बातें कह दी, है ना, है ना, ये उसने बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें कह दी कि भाई उनकी बात जो है हमारे एकदम दिलो दिमाग में बस गई, ठीक है। तो बातचीत करते करते भी बहुत कुछ सीखा जाता है और होता भी है, बातचीत करके हुए लोग बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। देन शोइंग, कुछ दिखा करके, डूइंग, कुछ करते हुए, है ना। किसान अगर खेती कर रहा है तो वो अपने बच्चे को क्या, स्कूल तो भेज ही रहे हैं वो, लेकिन खेत में जो वो वर्क कर रहा है, या कोई भी ऐसा शॉप में जो है बच्चे अगर सीख रहे हैं अपने पापा से, या डॉक्टर को ही देख लो, है ना, कि जूनियर डॉक्टर जो है वो सीनियर डॉक्टर को ऑपरेशन करते हुए देख रहा है, वो सीख रहा है, ठीक है। मशीन बनाते हुए कुछ लेबर्स जो हैं वो देख रहे हैं, वो सीख रहे हैं, तो वो भी क्या होता है, मशीन बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो करते हुए या रिमेडियल, तो ये काफ़ी डाइवर्स एप्लीकेशन है। टीचिंग ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्लासरूम में बैठो तभी पढ़ाया जा सकता है, नहीं, चलते फिरते उठते बैठते। मेरे एक सर थे, है ना, वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, तो वो कहते थे कि केमिस्ट्री ऐसा नहीं कि मुझसे सिर्फ क्लास में पूछो और मैं बताऊँ, है ना, केमिस्ट्री आप मुझसे सिर्फ क्लास में पूछो और मैं बताऊँगा, ऐसा नहीं। चलो चलते हैं पिक्चर देखने, है ना, वहाँ भी एक अच्छा सीन चल रहा हो बढ़िया अगर, और या गाने चल रहे हो, वो कंडीशन में भी आप मेरे से केमिस्ट्री पूछो, मैं वहाँ भी केमिस्ट्री आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, ठीक है। तो बात कहने का ये है कि टीचिंग सिर्फ एक क्लासरूम के अंदर ही सीमित नहीं है, आप किसी भी तरीके से, किसी भी वे में आप
फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, इंस्ट्रक्शनल हो, फॉर्मेशनल हो, डायरेक्शनल हो, ट्रेनिंग दे करके हो, कंडीशनिंग कुछ हो, है ना, ऐसा ऐसा कंडीशन दे दिया। जैसे आपने एक स्टोरी नहीं सुना वो कि 3 भाई थे, है ना, एक पिताजी के 3 बच्चे थे, तो तीनों भाई आपस में काफ़ी लड़ते थे, उनमें एकता नहीं थी। तो एक बार उनके पिताजी को हुआ कि भाई अब तो मेरा उम्र हो चुका है, जाने का समय लगता है, नज़दीक है, मैं अब इन बच्चों को एकजुट कैसे करूं, कैसे इनको बताऊं कि एकता में बहुत बल होता है, ठीक है, क्योंकि किताबों की भाषा में तो अब उनको नहीं पढ़ाया जा सकता है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा सबको कि जाओ जा करके एक एक लकड़ी लेके आओ, है ना, लकड़ी लेकर के आए, बोले एक एक करके इसको तोड़ो, तो सबने तोड़ा, एक एक सिंगल लकड़ी जो है वो टूट गया, ठीक है। या किसी किसी स्टोरी में ऐसा भी लिखते हैं ना कि पिताजी जो है कुछ लकड़ी लेकर के आए, है ना, इस पेड़ का जो तना है वो लेकर के आए, और उसको बोला कि लो, एक एक करके सबको दिया और बोला इसको तोड़ो। तो सब लोग जो है तोड़ दिए, बोले ये क्या पापा, हमको पिताजी हमको कह रहे हैं लकड़ी तोड़ने के लिए, तो बड़ा आसान चीज़ है। बोला कि देखो अब जो है तुमने ये तोड़ दिया, अब सारी लकड़ियों को एक रस्सी से बांध दिया, बोला लो अब इसको तोड़ो, वही लकड़ी है जो तुमने तोड़ा था, अब उसी को मैंने बांध दिया है सबको एक साथ, लो इसको तोड़ो। कोई नहीं तोड़ पाया, है ना, सब लोग कोशिश किए, कोई नहीं तोड़ पाया। तो उनके पिताजी क्या बोले कि अगर लकड़ी अकेला है तो इसको कोई भी तोड़ देगा, लेकिन ढेर सारे लकड़ी जब एक साथ बंध जाते हैं तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसे ही तुम अगर अलग हो, तुम अलग हो, तुम अलग हो, है ना, अपना डफली अलग बजा रहे हो, तुम अपना डफली अलग बजा रहे हो, तो तुमको कोई भी तोड़ देगा। तोड़ देगा मतलब कोई भी बहला फुसला के इधर उधर भटका देगा। तो बच्चों, एकता में बल है ना, यूनिटी हैज़ अ पावर। तो हमेशा यूनाइट होके रहो, एक हो करके रहो, ठीक है। तो जाते जाते उनके पिताजी ने काफ़ी कोशिश की होगी पहले से भी, है ना, लेकिन वो नहीं समझा पाए, किताबों की भाषा से समझ में नहीं आया। प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके जब दिखाया और बताया कि देखो ये है ना, तो ये सांकेतिक जो हुआ, ये भी तो एक टीचिंग का बात हुआ, टीचिंग का प्रोसेस हुआ। सो दिस इज ऑल्सो शोइंग, उसको दिखला करके, है ना। तो इस तरह से एप्लीकेशन बहुत है टीचिंग का, काफ़ी बहुत सारे एप्लीकेशन, ठीक है। अब आ जाओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। देखो, जितना भी मैंने देखा है या पढ़ा है ना, मेरा भी टीचिंग एक्सपीरियंस तो है, मैंने भी ट्यूशन पढ़ाया है, तो मुझे यही समझ में आता है कि अगर स्वार्थ की भावना से हम लोग बच्चों को ट्रीट करते हैं, ठीक है, स्वार्थ हो अंदर, हाँ, या ऐसा लग रहा हो कि मेरा कहीं पर हो गया और मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो सरकार से पैसा मिल ही रहा है, मेरे बाप का क्या है, अगर ये दिमाग में है तो आप कभी भी, अपन लोग कभी भी अच्छे टीचर नहीं बन पाए। पर निस्वार्थता की भावना है, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिल रहा है, मान लो टीचर में बहाली हो गया, यूजीसी नेट हमारा निकल गया, एज असिस्टेंट प्रोफेसर होकर के चले गए, है ना, कहीं पर हो गया, और वहाँ पर अपन ये सोचें कि भाई सरकार से तो हमको पैसा मिल ही रहा है, हम काहे को किसी को पढ़ाएं, आएगा तो पढ़ाएंगे, नहीं तो पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा सोचते हैं, या काहे को नॉलेज दें, छोड़ो जाने दो, हैं, पूछने आया था, थोड़ा सा बता दिया, भेज दिया, है ना, ऐसा होता है ना, क्यों हम इसको बताएं, क्यों हम इसको पढ़ाएं, हमको क्या मिल जाएगा पढ़ाने से। तो ये जो स्वार्थ वाली बात आ जाती है, या ये जो बात आ जाती है ना कि हम क्यों पढ़ाएं, हम क्यों बताएं, हमको क्या मिल जाएगा वाला जो चीज़ है, तो इससे अपना भी लेवल गिर जाता है, और जब अपना लेवल गिर जाएगा तो हम दूसरे के लेवल को क्या बढ़ाएंगे, सोच के देखो, है ना। थोड़ा बातचीत हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते ये चीज़ें आ जाती हैं दिमाग में, है ना, क्योंकि चीज़ ही ऐसा है, टीचिंग है ये, है ना। तो टीचिंग सीमित नहीं है, असीमित है ये। जैसे आकाश असीमित है, वैसे टीचिंग का भी टेक्निक असीमित है, बिल्कुल असीमित है, आप इसको सीमित नहीं कर सकते। तो अगर अपने दिमाग को आप सीमित कर देंगे तो आपने तो अपना नुकसान खुद किया, तो जो अपना नुकसान करेगा वो दूसरे का फ़ायदा कैसे करेगा, सोच के देखो। और जब दूसरे का फ़ायदा नहीं होगा, है ना, तो कैसे, कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम, है ना, विनयादयाति पात्रताम, अब पात्रता धर्मापनोति और धनाद धर्म ततः सुखम, ठीक है। विद्या ददाति विनयम, अगर आपके पास विद्या है, नॉलेज है, तो आप विनय हो जाओगे। विनय हो जाओगे मतलब आपका नाम विनय नहीं हो जाएगा,
ठीक है, आपका जो नाम है वो नाम तो नाम ही रहेगा, बट आपके अंदर विनयता आ जाएगी, यानी आप काफ़ी पोलाइट हो जाओगे। देखो ना, जितने भी नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, आप यूट्यूब में देखो, ठीक है, चाहे इस्कॉन के हों या कोई भी है, सच मैं पर्टिकुलर किसी संस्था का नाम नहीं लूँगा, बट जितने भी आप देखोगे जो काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हैं, आप उनके अंदर काफ़ी विनयता देखोगे, काफ़ी पोलाइटनेस देखोगे। ठीक है, वो शो ऑफ नहीं करेंगे, हाई फाई टाइप का नहीं करेंगे, और वो और आपको बताएंगे, सिखाएंगे। आप पूछोगे एक क्वेश्चन, वो 4 क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आप अगर सामने वाले को इसलिए नॉलेज नहीं दे रहे हो कि हमको काम मिल जाएगा, हम काहे ला उसको नॉलेज दें, हमारा रिलेशन में लगता है का, और हमको सरकार जितना पैसा दे रही है या जिस कॉलेज में हम हैं पढ़ाने के लिए, उसमें हमको जो पैसा दे मिल रहा है, उतना पैसा तो हमको मिले रहा, हम उसको बताएं, 2 बात बताएं चाहे 10 बात बताएं, पैसा तो हमको उतना ही मिलेगा। तो काहे को झूठों में हम 10 बात बताने जाएं, झूठों एनर्जी खर्च करें अपना। मान लो अगर ऐसा सोच हमारे अंदर हो, तो हमने तो अपने सोच को खुद निगेटिव बना दिया, हमने तो खुद ही अपने स्तर को नीचे गिरा दिया, है ना। तो जब हम खुद अपने थॉट को निगेटिव बना देंगे, हम खुद अपने स्तर को नीचे गिरा देंगे, तो हम सामने वाले के स्तर को कैसे ऊपर उठा सकते हैं। और अगर सामने वाले के स्तर को ऊपर नहीं उठाएंगे, तो वहाँ टीचिंग कंप्लीट ही नहीं होगा। आई बात समझ में। तो टीचिंग कंप्लीट कब होगा, जब हमारा पॉजिटिव थिंकिंग हो, नंबर 1, हमारा बच्चों के या कोई जो भी स्टूडेंट है ना, उसके हित के लिए, उसके बेनिफिट के लिए अगर हम लोग सोचते हैं, तो मान के चलो जो भी अभी हम लोग ये पढ़ने वाले हैं ना, आप देखना कि जिसके अंदर पॉजिटिव थॉट होगा ना, और अपना स्वार्थ छोड़ करके सामने वाले के हित की भावना पर अगर वो पढ़ाना शुरू करे, बताना शुरू करे, तो आप देखना ये चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। लगेगा कि अरे यार ये सब तो ज़िंदगी का एक पार्ट है ना, और सारी पॉजिटिव चीज़ें ही इसमें दी गई हैं, निगेटिव चीज़ें तो कुछ दी ही नहीं गई हैं। और क्या इसे यही है पढ़ाना। बिल्कुल, गुरुकुल में तो पहले ज़माने के जो गुरुकुल होते थे, उसमें क्या होता था, टीचर कभी भी स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर सिर्फ क्लासरूम में बैठा करके ही पढ़ाना कंप्लीट नहीं होता था। भिक्षाम देहि, जाओ भिक्षा लेकर के आओ, है ना। तो राजा का बेटा हो चाहे जो भी हो, आपको भिक्षा के लिए जाना ही होगा, यानी अपना ईगो कम करना होगा। मैं राजा का बेटा हूँ तो मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा, ये दिमाग में मत रखो। कल दिन आप अगर राजा बनते हो और आप उस गद्दी पे बैठते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भिक्षुक हैं, जो भिक्षा मांगते हैं, उनके अंदर में कैसी फीलिंग आती है, उनको कैसा लगता है। या जब वो किसी के घर पे जाकर कहते होंगे कि माई भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा दो माता, है ना, तो उनको भिक्षा मांगने में अंदर से कैसा लगता होगा, किस मजबूरी से वो हाथ फैलाते होंगे किसी के सामने। तो वो मानवता सिखाने के लिए भी, दया धर्म सिखाने के लिए भी उस समय का जो नियम था, राजा के बेटे को भी गुरुकुल में या गुरुकुल से भिक्षा लेने को जाना होता था। और वो फिर भिक्षा लेने को अगर जाएगा तो अपने घर के मोहल्ले तरफ नहीं जाएगा, वो दूसरे मोहल्ले में जाएगा, है ना। आई बात समझ में। तो ये चीज़ें होती थी। तो पुराने समय में भी इन चीज़ों को फॉलो किया जाता था। देखना वही सारी चीज़ें इसमें आएंगी, है ना। एक अच्छी टीचिंग का जो पहचान है, एक अच्छे टीचर का जो पहचान है, वो सब आपको इसमें पता चलेगा। चलो, बहुत सारी बातें हो गई ऐसा, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, है ना। अदरवाइज़ क्या है ना, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, क्या क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं टीचिंग के। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग में बी डिस्क्राइब्ड एज, क्या क्या है। तो सबसे पहला है अ सिस्टम ऑफ एक्शन। So teaching is a system of actions varied in form and related with content and pupil behavior under the prevailing physical and social condition. एक सिस्टम ऑफ एक्शन है टीचिंग, है ना। उसमें क्या किया जा रहा है, जिसमें जो सीमित नहीं है, ये आप किस फॉर्म पे इसको लेके चलेंगे। वैरिड इन फॉर्म, इसके कई सारे रूप हो सकते हैं, कई सारे आप प्रारूप हो सकते हैं, कई तरीकों से आप इसको सामने ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त है, शर्त क्या है, इट शुड बी रिलेटेड विथ कंटेंट। कंटेंट से आपको नहीं भागना है, आपको कंटेंट पे आना है ना। जैसे
हम लोगों ने बात किया अभी स्वामी विवेकानंद के घटना का, हम लोगों ने बात किया वो लकड़ी के गट्ठे का जो एकता में बल है। ये चीज़ें जो हम लोगों ने बात की, ये तो आकस्मिक ही मेरे दिमाग में आ गया सारा चीज़। मेरा पहले से प्रिपरेशन ये सब नहीं था, मैंने सोच के नहीं बैठा था कि ये चीज़ों को मैं बताऊंगा, बट आ गया, है ना। तो कंटेंट से रिलेटेड ही होना चाहिए, पहला। दूसरा, प्यूपिल बिहेवियर, है ना, जो भी एक्शन हम लोग करें वो कंटेंट पर होना चाहिए, और प्यूपिल के बिहेवियर अंडर द प्रिवेलिंग फिजिकल एंड सोशल कंडीशन। उस फिजिकल कंडीशन में, सोशल कंडीशन में, जैसे मान लो कि हम लोग ने सोचा कि एक टीचर है और स्टूडेंट ने कुछ पूछा और टीचर के दिमाग में आया कि देखो ये इसके क्वेश्चन का आंसर अपन बोर्ड में लिख के नहीं समझा सकते। जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे दिमाग में आया है, ठीक है। तो किसी स्टूडेंट ने कुछ पूछा कि सर बताइए ऐसे ऐसे कैसे, मेरे को समझ में नहीं आया। टीचर ने सोचा कि भाई इसने जो पूछा है इसमें डेमो देना पड़ेगा, है ना, और यहाँ बोर्ड में लिख करके इसे समझाना मुश्किल है, ये नहीं समझ पाएगा, है ना। तो टीचर ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ से लेकर के ग्राउंड तक, है ना, स्कूल का जो ग्राउंड है वहाँ तक जाओ दौड़ करके, और फिर दौड़ के आओ, है ना। मान लो कुछ ऐसा कुछ हो और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो, है ना, कि मान लो कि कुछ ऐसा साइंस का ही सब्जेक्ट निकला हो और किसी बच्चे ने पूछ दिया सर से कि अच्छा सर ये बताइए कि हमें पसीना क्यों आता है, या हम दौड़ते हैं तो पसीना सही में आता है क्या, ऐसा, है ना। मान लो ऐसा कुछ, और छोटा बच्चा है, उसने कभी फील नहीं किया है कि हाँ दौड़ने पर पसीना भी आता है। उसे लगता है कि गर्मी का दिन आता है और घर में अगर लाइट चली जाती है तभी हमें पसीना आता है, ठीक है, जैसे मुझे अभी आ रहा है। तो बच्चे का ये क्वेश्चन आया, तो टीचर उसको बोल रहे थे कि बेटा ऐसा नहीं है, देखो गर्मी के अलावा आप अगर ठंडे के दिन में भी दौड़ोगे, है ना, तो भी पसीना आएगा। और बच्चा अड़ गया कि नहीं सर ऐसा हो ही नहीं सकता है, हम नहीं माने, हमें तो बस घर में हम बैठते हैं, लाइन कट जाती है, लाइट रहता नहीं तो हमें पसीना आता है, हम ये बात नहीं। तो उसको समझाने के टीचर ने क्या किया कि भाई काम करो, तुम दौड़ो, यहाँ से वहाँ तक दौड़ के आओ, वहाँ से यहाँ दौड़ के आओ, अभी पता चल जाएगा, डेमो, ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो अगर वो बच्चा दौड़ने लायक है तब तो ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है फिजिकल, है ना। लेकिन मान लो अगर ये बच्चा है, मान लो, और सपोज उसको पैर में दर्द है, या पैर में आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, या ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है ना, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, वो उतना तेज़ दौड़ नहीं सकता, और वो जाने बिना समझे बिना, है ना, उसके फिजिकल कंडीशन को जाने बिना टीचर ने कह दिया दौड़ो और दौड़ गया, तो बच्चा को आपने क्या सिखाया भाई। बच्चा दौड़ेगा, उसका तो वैसे ही पैर कमज़ोर है, या उस प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहा है, दैट चाइल्ड, है ना, इज सफरिंग फ्रॉम दैट प्रॉब्लम इटसेल्फ, और आप उसको दौड़ा दे रहे हो ये कि हम भैया डेमो देंगे, हम तो डेमो दे के सिखाएंगे, हमने तो पढ़ा है यहाँ पर सतीश सर के क्लास में भाई डेमो देना का। ठीक है, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा बात। तो फिजिकल कंडीशन को देख करके भी हमें उन चीज़ों को, या जो भी एक्शन हम लोग लेने जा रहे हैं वो करना पड़ेगा, या फिर जो सोशल कंडीशन है उस सोशल कंडीशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा, लफड़ा हो जाएगा भाई। तो इसलिए बिना सोचे समझे नहीं, है ना, सोच समझ के ही वो एक्शन लेना है। बाकी इट इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्शन। दूसरा चीज़ क्या है, अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। टीचिंग क्या है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज। इट इज़ अ प्रोफेशनल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग टीचर एंड स्टूडेंट विथ अ व्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनालिटी। स्टूडेंट के पर्सनालिटी को आप इम्प्रूव करो। जब स्टूडेंट के अंदर आप नॉलेज, अच्छे नॉलेज देते जाओगे, है ना, एक तरीके से एक सही नॉलेज आप अगर उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है उसका पर्सनालिटी इंक्रीज कर जाएगा। आप पूछोगे सर ऐसे कैसे पर्सनालिटी इंक्रीज करेगा। जैसे एक बच्चा है, ठीक है, मैं स्पेशली मैं बायो का क्लास लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक बच्चा आया और वो उस समय क्लास 10th में था, है ना, हफ्ते में एक दिन नहाता था, ठीक है, और बड़े गर्व से उसने कहा कि सर मैंने पूछा कि बेटा नहा के आए हो क्या आज, तो उसने बड़े गर्व से कहा कि सर हम रोज़ नहीं नहाते। हमने पूछा कि भाई क्यों, घर में पानी वानी का दिक्कत है, तो उसने कहा नहीं पानी वानी तो बहुत सारे ओवर होते रहता है, पानी का क्यों दिक्कत है, तो नहाते का नहीं। अरे सर कौन रोज़ नहाएगा, हम हफ्ता में खाली संडे को एक दिन खूब साबुन लगा के 1 घंटा तक नहाते हैं। ठीक है, तो मैंने सुनने का तो सुन लिया, तो उस समय कुछ नहीं कहा।
फिर मैंने धीरे धीरे, जब बायो पढ़ा रहे थे उसमें हेल्थ और जो अपना रख रखाव कैसे करना है, ये चीज़ें जो सिलेबस में थी, वो टॉपिक पर मैंने बताना शुरू किया। यानी हाइजीन जब मेंटेन करते हैं अपना, है ना, तो अनहाइजेनिक कंडीशन किस किस बीमारियों को लाता है, स्किन डिजीज़ होने को भी ला सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए हम लोगों को रोज़ नहाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम हफ्ते में एक दिन ही नहाएंगे। मैंने उस समय किसी का नाम नहीं लिया बच्चे, बट वो समझ गया कि सर मुझे ही जो है इंडिकेट कर रहा है। और यकीन मानो आप कि सच में वो बच्चा फिर 10th पास हो गया। 11th 12th के बाद फिर कभी मेरे को एक बार रास्ते में मिला था, है ना, तो उसने मेरे से फिर मैंने उससे पूछा, और फिजिकल हाइजीन सर हम रोज़ नहाते हैं सर, जब से आप बताए हैं ना, जब से वो चैप्टर। तो है क्या कि आपने उस बच्चे को तुरंत आपने प्रोवोक नहीं किया, है ना, कुछ समय आप लिए और फिर उसको बताते गए तो उसके अंदर जब नॉलेज आया, है ना, तब वो क्या हुआ, उसका देखो पर्सनालिटी इंप्रूव हुआ, है ना। रोज़ नहाना, बाद में तेल लगाना, है ना, अच्छे से कंघी करना, है ना, इंसान की तरह रहना, अगर ये डेवलप हो रहा है, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स बच्चे का, स्टूडेंट का पर्सनालिटी डेवलप हो रहा है कि नहीं। सिर्फ फैशन कर लेने से पर्सनालिटी डेवलप नहीं होता, अच्छी सोच रखने से पर्सनालिटी डेवलप होता है। स्वामी विवेकानंद ने कोई बहुत हाई फाई कपड़े नहीं पहने थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने काफ़ी हाई फाई कपड़े नहीं पहने थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं वो भले राष्ट्रपति रहे या काफ़ी बड़े साइंटिस्ट रहे, पर फिर भी उनका पहनावा आप देखो, उनका लाइफ स्टाइल आप देखो, बहुत हाई फाई टाइप का नहीं था, है ना, लेकिन पर्सनालिटी डेवलप था, राइट। सो पर्सनालिटी डेवलप होना और फैशनेबल होना, दोनों में बहुत अंतर है। फैशनेबल पर्सनालिटी डेवलप हो या ना हो, ये क्वेश्चन मार्क है, लेकिन जो पर्सनालिटी डेवलप में है, जिनका पर्सनालिटी डेवलप्ड है, वो फैशन करें चाहे ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एजुकेशन या टीचिंग जो है ये प्रोफेशनल एक्टिविटी है। प्रोफेशनलिज्म helps student in being regular and making harmony with their objects towards those they are concentrated। मतलब प्रोफेशनलिज्म helps student in being regular and making harmony। अगर आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ उसे ये करते हैं, तो जिस भी चीज़ में वो इंटरेस्ट रखेगा उसको हमेशा अपने साथ रखना या उसी तरफ उसकी धारा उसी तरफ रहना, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तीसरा क्या है टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक, सब्जेक्टेड टू एनालिसिस एंड असेसमेंट। सब्जेक्टेड टू एनालिसिस, एनालाइज करता रहना है, और असेसमेंट, टीचिंग कैन बी एनालाइज्ड एंड असेस्ड, एंड एनालिसिस एंड असेसमेंट प्रोवाइड अ फीडबैक फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। देखो कई चीज़ें होती क्या है कि टीचर आए, पढ़ा के चल गए, वो ना तो बच्चों से पूछे कि कैसा हुआ, क्या हुआ, ज़रा बताओ, और ना तो खुद अपने आप में एनालाइज किए कि आज मैंने जो पढ़ाया, जो बताया, है ना, वो क्या मैं सेटिस्फाइड रहा, है ना। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तब तो फिर वो घिसी पिटी वाली चीज़ें चलेंगी, उसमें कोई मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो सोचते हैं कि भाई मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया या पिछले बैच को मैंने ऐसा पढ़ाया था, इस बार थोड़ा इम्प्रूवमेंट करूँगा, है ना, क्लास में इस बार थोड़ा ऐसा स्मार्ट क्लास टाइप का मैं करूँगा, बच्चों को थोड़ा सा ऑडियो विजुअल टाइप का ये दिखलाऊँगा, है ना, और वो दिखला करके मॉडिफाई करूँगा। तो हो सकता है पहले वाले बैच में वो चीज़ ना हो, लेकिन अपने आप में सोचते सोचते उनको लगे कि भाई मैं अपने स्टूडेंट को कुछ इस तरह से अब बताऊँगा और इम्प्रूव करूँगा, ठीक है, राइट। सो ये जो है सब्जेक्टेड टू एनालिसिस एंड असेसमेंट, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बच्चों या स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो सब्जेक्टेड टू एनालिसिस एंड असेसमेंट, एनालिसिस करना ही चाहिए, है ना, इससे फर्दर इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंड इंटरैक्टिव प्रोसेस, ऐसा नहीं कि बोल के चल दिए हो गया जय सिया राम, ठीक है बोल के चल दिया ऐसा नहीं, इंटरैक्टिव प्रोसेस, मैं भी कुछ बोलूँ आप भी कुछ बोलो, है ना। अभी तो क्या है ये जस्ट कैमरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, लाइव नहीं है। अगर लाइव होता तो भाई आप भी उधर से कुछ पूछ रहे होते, मैं इधर से कुछ आंसर दे रहा होता, या मेरी क्लास में जब बताता हूँ पढ़ाता हूँ ऐसा, तो
बच्चे पूछते हैं उनका मैं आंसर करता हूँ, ठीक है। तो ये इंटरैक्टिव प्रोसेस है। टीचिंग इज हाईली, देखो क्या लिखा है, इज हाईली डोमिनेटेड बाय द कम्युनिकेशन स्किल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाईली डोमिनेटेड, ये डोमिनेट करता है बाय द कम्युनिकेशन स्किल। अगर कम्युनिकेट ही नहीं करोगे, एक टीचर आए और स्टूडेंट से कम्युनिकेट ना करे, मान लो, तो स्टूडेंट को कैसा लगेगा। मान लो एक क्लास में 30 बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, और एक टीचर एक ही स्टूडेंट को बार बार देख के पढ़ा रहा हो, है ना, या एक दो स्टूडेंट को ही ध्यान दे रहा हो, तो बाकी को क्या लगेगा कि देखो ना मास्टर साहब जो है वही लोग को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वही लोग पढ़ने आता है क्या, वही लोग फीस देता है क्या, हम लोग यहाँ बैठ कर क्या मतलब मछली मार रहे हैं, मक्खी मार रहे हैं क्या हम लोग यहाँ पर बैठ कर, हम लोग नहीं क्या है। तो सर या टीचर जो भी हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल गड़बड़ा गया वहाँ पर। वो सबकी तरफ नहीं देख रहे हैं, वो सबसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐसा वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, मान लो, ठीक है। तो अगर टीचर किसी से इंटरेक्ट ना करे तो स्टूडेंट को कैसा फील होगा, ज़रा सोचो। उसी तरह से अगर स्टूडेंट टीचर से इंटरेक्ट ना करे तो टीचर को ही फील होता है ना। 30 बच्चों में 20 बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 10 बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो टीचर को नहीं लगेगा कि अरे भाई तुम क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते। अगर टीचर नॉर्मल ऐसे ही है, चल रहा है, हमको कहा जाता है पूछे ना पूछे, हमको पैसा तो मिले रहा है, हमको क्या ज़रूरत है मगजमारी करने। ऐसा टीचर का बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा टीचर के बारे में हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे। टीचर शिक्षक वो जो एक एक बच्चे को देखे, है ना, तो उसको क्या, उनको क्या होगा, यार मेरे क्लास में 30 बच्चे हैं, 20 बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, बताओ 10 बच्चे क्यों नहीं पूछ रहे हैं। तो टीचर उनसे बोलेंगे ना, बेटा क्या बात है, क्यों नहीं पूछते, कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, मेरी कहीं कमी हो रही है क्या, मुझे एक्सप्लेनेशन करने में और एक्सप्लेन करूँ क्या किसी चीज़ को, कोई प्रॉब्लम है बताओ, क्यों नहीं बोल रहे हो, क्यों नहीं पूछ रहे हो, घर में नहीं, घर का कोई प्रॉब्लम है, टेंशन में हो, है ना, बताओ, उसको शॉर्ट आउट करते हैं, पढ़ाई करो। तो टीचर को भी टेंशन हो जाता है अगर स्टूडेंट इंटरेक्ट ना करे तो, ठीक है। सो टीचिंग इज एन वो बताओ, इसमें लिख दिया अभी, टीचिंग क्या है, इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस है, कैरिड विथ पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। एक पर्पस है, एक ऑब्जेक्टिव है। टीचर का ऑब्जेक्टिव है कि हम हर बच्चे को ये सब्जेक्ट आसान बना देंगे, हैं, मेरे से जो पढ़ ले, फिर इधर उधर भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े। भीख मांगना मतलब इधर उधर जा कर के हमको ज़रा ये टॉपिक पर समझा दीजिए ना, फिर से हमको समझा, नहीं, ज़रूरत नहीं पड़े, एक बार जो आ गया उसको पूरा दिमाग में बैठा देना है, समझाइए कि भेजना है। तो ऑब्जेक्टिव है टीचर, चाहे जैसे भी समझा, 10 को बच्चा है 10 तरीके से समझेगा, 50 तरीके से समझेगा, 60 तरीका अपनाएंगे, पर समझा के सबको भेजेंगे, ठीक है। तो ये टीचर का जो है एक अच्छे टीचर का पहचान है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग का। नेक्स्ट चीज क्या है, स्पेशलाइज्ड टास्क। टीचिंग इज अ स्पेशलाइज्ड टास्क, इट इज अ स्पेशलाइज्ड टास्क एंड मे बी टेकन एज अ सेट ऑफ स्किल्स फॉर रियलाइजेशन ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। किसी ऑब्जेक्टिव को रियलाइज कराने के लिए, हैं, आपके ध्येय को रियलाइज कराने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए, आपके जहन तक उसको पहुंचाने के लिए अ सेट ऑफ स्किल है, अ सेट ऑफ स्किल है। जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, कोई भी आप इसे अदरवाइज नहीं लेना, है ना। तो एक स्टूडेंट है, वो लॉ का स्टूडेंट है सपोज मान लो, या ठीक है चलो लॉ का स्टूडेंट, एडमिशन तो उसने ले लिया पर अब वो पढ़ नहीं रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भटक रहा है। टीचर ने देखा कि, टीचर कौन, मैं अच्छे टीचर का बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमरा कहा जाता है, हमको तो पैसा मिले रहा, उस टीचर का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एक अच्छे टीचर का बात कर रहा हूँ। तो मेरा टीचर कहने का मतलब वही है, और यहाँ भी जो टीचर दिया जा रहा है वो भी वही है ना, और उस टीचर का जो पढ़ाना है वही टीचिंग है, ठीक है। बृहद सोच से चलने वाले ही बृहद सोच को जन्म देते हैं, ठीक है। सो टीचिंग इज फ्रॉम टीचर, राइट। तो मान लो लॉ का स्टूडेंट है, वो पढ़ नहीं रहा है और टीचर देखे कि यार हमारे इतने सारे स्टूडेंट तो पढ़ रहे हैं, ये बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, लॉ में तो इसने भी एडमिशन लिया है, कल दिन अगर ये लॉयर बन जाता है तो कैसे ये हैंडल करेगा केस को, ठीक है। तो वो अपने स्टूडेंट को बुलाए, पूछे कि भाई क्या बात है, तुम क्यों नहीं उस चीज़ को ये कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है।
टीचर का पढ़ाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो, रियलाइजेशन ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। वो क्या ऑब्जेक्टिव लेके चले कि मैं अपने सारे स्टूडेंट को लॉ का जो नॉलेज है ना काफ़ी अच्छे से दूंगा, उसको समझाऊंगा, बताऊंगा लॉ से रिलेटेड चीज़ों को। पर वो स्टूडेंट जो है वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो क्या करेंगे? अ सेट ऑफ स्किल को यूज़ करेंगे। क्या बात है, क्यों नहीं समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम है? बोले सर क्या लॉ में क्या रखा है, कुछ नहीं है, ये वो इतना तो लॉयर बन गए ये। अब वो उस पर इंटरेस्ट जगाना शुरू करेंगे। क्या जानते हो लॉ के बारे में भाई? एक अच्छा लॉयर कितनों की सेवा कर सकता है। एक अच्छा लॉयर अगर चाह ले तो एक भी गलत केस ना ले, सब सही केस ले और सत्य की विजय कराए। और जहाँ सत्य की विजय हो वहीं पर भगवान है वहाँ। तो सोचो भगवान से कितना नज़दीक उसका रिलेशन हो गया। अब ये चीज़ जब उसके दिमाग में घुस जाएगा तो फिर अब वो भागेगा नहीं, राइट? तो जस्ट एक एग्जांपल मैंने लिया था, है ना। तो सेट ऑफ स्किल फॉर रियलाइजेशन ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को रियलाइज करने के लिए तो काफ़ी सारे सेट ऑफ स्किल को टीचर जो है वो यूज़ करते हैं। सो टीचिंग जो है स्पेशलाइज्ड टास्क है। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ वेरियस मोड्स, डिफरेंट मोड्स का ये कलेक्शन है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेन और बोर्ड, नहीं। तो टीचिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ इटसेल्फ। इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म, छोटा टर्म नहीं है। टीचिंग बहुत बड़ा टर्म है हर फील्ड में। भाई रोटी बनाना तो दूर की बात है, आटे गूंदने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। आपको अगर आटा गूंदना नहीं आता और मैं आपको आटा दे दूं कि लो इसको गूनो, है ना, इसको डो बनाओ, है आटा गूंदना होता है ना, इससे आटा गूंदने के बाद लोइया बना के रोटी बनाते हैं। तो आटा गूनो, आप गीला कर दोगे मगर आपको नहीं आता है। तो घर में हमारी माँ हमें सिखाएगी, अगर पापा है पापा सिखा सकते हैं, अगर पापा को आता है तो भाई सिखा सकते हैं, बहन सिखा सकती है, कोई दोस्त सिखा सकता है ना। हम हॉस्टल में हैं मान लो, वहाँ हमारे माँ पापा हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, तो हमें वहाँ दोस्त सिखाएगा कि यार तुमको यार एक आटा गूंदना नहीं आता यार, गजब कर दिए यार, तुमको सिखाते हैं, देखो ऐसे गुना करना, ऐसे गुनना है, थोड़ा पानी देना है चलाना है, फिर पानी देना है चलाना है, देखो ऐसे ऐसे एक के बार में पूरा का पूरा एक जग पानी उछल दोगे तो गिल्ला हो जाएगा, जैसे थोड़ा ना गुना जाता है। तो एक आटा गूंदने के लिए भी एक टीचर की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। सोचो। सो टीचिंग इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ इटसेल्फ। इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म, छोटा टर्म नहीं है, बहुत ब्रॉडर टर्म है। टर्म्स लाइक कंडीशनिंग, और बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है ना। टीचर कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इसको हल्के पे नहीं लेना है। डॉक्टर तो अगर ऑपरेशन कर रहा है ना, मान लो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, है ना, तब तो पेशेंट का जान बचा। अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो एक पर्टिकुलर पेशेंट का जान नहीं बचा, ठीक है। लेकिन अगर एक टीचर ने एक स्टूडेंट के साथ गलत कर दिया, उसको सही नॉलेज नहीं दिया, या वो जानना चाहता था, वो सीखना चाहता था, सीखना चाहती थी, पर टीचर ने ये सोच के कि हमको काम मिलेगा, है ना, हमारा पैसा तो मिले रहा है, हम दो गो बात पूछा उसके जगह में हम 10 गो बात काहे को बताएं, हम काहे को उतना अपना एनर्जी वेस्ट करें, हमको कोई ज़्यादा बताने का ज़्यादा पैसा मिलता है क्या, है। ये अगर सोच ले और इस तरह से वो ना बताए तो सोचो उस बच्चे के ज़िंदगी के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। वो बच्चा नॉलेज में कम होगा। जब वो बच्चा नॉलेज में कम होगा तो वो अपने बच्चे को क्या नॉलेज देगा, या अपने दोस्तों को क्या नॉलेज शेयर करेगा, वो अपने जूनियर को क्या नॉलेज शेयर करेगा, नहीं करेगा। तो हो गया ना कहानी यहाँ पर गड़बड़, समझ में आया। तो डॉक्टर का ऑपरेशन गड़बड़ाता है तो एक की ज़िंदगी जाती है या जा सकती है, लेकिन टीचर अगर गलती करे तो वो कईयों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, ठीक है। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। सो टर्म्स लाइक कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन डिनोट अ काइंड ऑफ टीचिंग। ये सब एक तरह का काइंड ऑफ टीचिंग है, मतलब टीचिंग के प्रकार हैं। क्या क्या, अंडरलाइन कर लो, आप लिख लो। कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, है ना, 10 दिन का ट्रेनिंग है लैब में, 10 दिन का ट्रेनिंग है वहाँ फील्ड में।
ठीक है। तो ट्रेनिंग करने जा रहे हैं मतलब क्या है, वो भी एक तरह का टीचिंग ही तो होने वाला है। इंस्ट्रक्शन, आज इंस्ट्रक्शनल टीम आने वाली है, तो कोई भी जांच होगा तो इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई ये करो, क्यों, क्योंकि ये उसको इम्प्रूवमेंट करना है, या टीचर कौन सी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन, तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये टीचिंग का ही प्रकार है। दे आर अ पार्ट ऑफ टीचिंग बट नॉट अ सिनोनिम विद टीचिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान में रखना है ना, कि ये जितने भी चीज़ें हैं, कंडीशनिंग हो, ट्रेनिंग हो, इंडोक्ट्रिनेशन हो, इंस्ट्रक्शन हो, ये सब जो है काइंड ऑफ टीचिंग है। दे आर पार्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग का ही पार्ट है ना। ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, टीचिंग का ही पार्ट है। इंडोक्ट्रिनेशन का जो है वो टीचिंग का ही पार्ट है। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब क्या हुआ, जो डॉक्ट्राइन वगैरह पीएचडी वगैरह समय जो है चीज़ों को बताना, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करना, फील्ड में जा करके देखो समझो, है ना, उसके बारे में डिटेल लो, तो ये सब भी टीचिंग का ही पार्ट है, लेकिन सिनोनिम नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि टीचिंग का सिनोनिम ट्रेनिंग है, दिस इज नॉट ट्रू, राइट। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग में आएंगे। और उम्मीद है, देखो थोड़ा पढ़ते पढ़ाते क्या होता है, एक्सप्लेनेशन करते करते बस समय ज़्यादा ये हो जाता है, मैं बातों को ध्यान में रखूँगा, लेकिन जो भी है सेशन इंटरेक्टिव बना रहे, है ना। और कहीं भी कुछ अगर समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर पूछना उस चीज़ को, कमेंट में आप लिखना, लिख करके आप उस चीज़ को पूछना, क्लैरिफाई करना, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग और इसके बाद ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग है, इन सब पर हम लोग कुछ चर्चा करें, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।